रेमेडीज आज आईपीओ का डे 2 है। पहले वो ग्राफिक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। कल सब्सक्रिप्शन के लिए क्लोज होगा। प्राइस बैंड है 1008 से 1062 और आईपीओ के जरिए 650, टू बी प्रिसाइज 655 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। कंपनी के एमडी सीईओ नीरव मेहता साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। नीरव सर, हाय, वेलकम ऑन द शो। आरएचपी पढ़ रहा था मैं आपका, तो उसमें लिखा था इंडिया फोकस्ड ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन कंपनी। एक चीज समझ में आई कि भारतीय तड़का है, डोमेस्टिक मार्केट पे आप तवज्जो देते हो। उसके आगे की कहानी आसान शब्दों में पूछूं, कोरोना रेमेडीज करती क्या है, एक लेमैन टर्म में मुझे समझा दो आप, धंधा क्या है हमारा? सर, हम लोग प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है। हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट मतलब वुमेन्स हेल्थ केयर को फोकस करते हैं। यूरोलॉजिस्ट मतलब यूरोलॉजी की सारी प्रोडक्ट को फोकस करते हैं। पेन मैनेजमेंट को फोकस करते हैं और कार्डियो मेटाबॉलिक को फोकस करते हैं। ये 4 सेक्टर में हमारे सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में डॉक्टर्स को उस फर्टिलिटी के रिलेवेंट डॉक्टर को जाके मिलते हैं और प्रिस्क्रिप्शन निकाल के हम लोग हमारी ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2004 6 दिसंबर से आज 21 साल से हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडिया बिजनेस फोकस के अंदर काम कर रहे हैं और भारत की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई टॉप 30 में से एक कंपनी आज हम बन चुके हैं। 1300-1400 कंपनी में से एक। तो मतलब भाई, ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में एक होता है वो जेनरिक फॉर्मुलेशंस को ब्रांड करके बेचना, एक होता है कि ओरिजिनल इनोवेटिव ड्रग्स लेके आना। हम लोग नीरव सर दोनों पार्ट में है क्या इस डोमेस्टिक मार्केट में? सर, हम लोग दोनों पार्ट में है। जो प्रोडक्ट हम लोग रिसर्च लेके आते हैं उसमें हमारा इन लाइसेंसिंग के थ्रू भी उस प्रोडक्ट के अंदर हमारा कामकाज है। और जो ओरिजिनल रिसर्च हुई ब्रांड है वो हमने सर्टेन एक्वायर करी हुई है बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से, ग्लेक्सो से, अबोट से, सनोफी से, बायर से, और उसको भी हम सेल कर रहे हैं। और जो जेनरिक प्रोडक्ट है उसको ब्रांड बना के उसको भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। 21 साल पुरानी कंपनी डॉक्टर कीर्ति कुमार मेहता साहब ने शुरू करी थी ये बिजनेस। कीर्ति कुमार मेहता साहब मतलब आपके पिताजी? और ये शुरू सर कैसे हुई थी? सर, ये कंपनी मैंने शुरू करी थी। मैं बी फार्म करके फार्मेसी अच्छा, आप ही ने करके। शुरू करी थी? हाँ, मैंने चालू करी ओके। थी। फिर मेरा छोटा भाई थोड़े टाइम में ही ज्वाइंट हुआ, तो हाँ। हम दोनों भाइयों ने मिलकर इस कंपनी को आगे बढ़ाया। पापा का आशीर्वाद थे और था और है। आज भी वो हमारे साथी है और वो कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ और अंकुर जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी के अंदर। परफेक्ट, ओके। तो आपने शुरू करी थी, ओके। वो मेरे को लगा 21 साल पहले, मतलब आपकी एज देख के लग नहीं रहा था कि आपने शुरू करी, तो मैंने सोचा डॉक्टर कीर्ति कुमार साहब ने शुरू करी होगी। अच्छा, ये एक बात बताओ आप, जब कोरोना नाम आया तो मेरे जहन में तो वो वायरस दिमाग में आ गया था, बहुत प्रचलित हुआ होगा। फिर उस टाइम पे तो लोगों ने आपसे सवाल भी उठाए होंगे। ये आईपीओ कोरोना वायरस सबसाइड कर गया, सब भूल गए, तब लाने का सोचा या पहले लाने का मन था, टाला गया, ऐसा सोचा था क्या कि कोरोना आ गया तो थोड़ा रुक जाते, भैया इस नाम की इज्जत बड़ी खराब हो गई है? ये नहीं सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। जब हम बोलते हैं कि कोरोना रेमेडीज तो लोगों के मुंह पे अभी स्माइल आता है, पहले तो टेरर आता था। सर, टेरर हमने था, 6 सही कह रहे दिसंबर हो 2004 को जब आप। कंपनी की शुरुआत करी, तब हमको सूर्य सूर्य के नाम से एक कंपनी डालनी थी, क्योंकि सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, सन इज द सोर्स ऑफ होप ऑन द अर्थ। तो उसके नाम से कंपनी डालनी थी और उसी नाम के अराउंड में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी। तो हमने सर उसके समानार्थी ढूंढने की कोशिश करी। कोरोना जब सनराइज होता है तब गोल्डन रिंग जो उसके आसपास बनती है उसको सर कोरोना बोलते हैं। और उसी नाम के ऊपर से प्रेरणा लेके हमने कोरोना रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड 6 दिसंबर 2004 को शुरुआत करी। 16 साल के बाद एक वायरस आया जो भी इसी नाम का आया, बट उसका वो चाइना से क्राउन जैसा दिखता था और क्राउन को चाइनीज में कोरोना बोलते, तो कोरोना मिला। तो हमको एक लंबे समय तक याद रहे ऐसा नाम मिला। उस टाइम पे सर ऐसा आया था क्योंकि हमारा अहमदाबाद राजकोट हाईवे पे भी प्लांट भी है, तो वहां भी कोरोना का बड़ा बोर्ड लगा है, तो लोगों को लगा था कि नाम बदल दे क्या। वी हैव लॉट ऑफ डिस्कशन इंटरनली। अच्छा। फिर हमने फिर हमने सोचा कि ये हम लोग हाँ। B2C जरूर मार्केट में है, बट हाँ। हमारा बिजनेस प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड बिजनेस है। हाँ। डॉक्टर ये बात को जानते हैं जो हमारे प्रिस्क्राइबर्स है। पेशेंट जहां तक मैं देखता हूं वहां तक ब्रांड कौन सी कंपनी की वो कम देखते हैं। तो हमको लगा कि ये समय निकल जाएगा बट लंबे समय की याद देके जाएगा। और वैसा ही हुआ। समय निकल गया। कोरोना का कोई शेयर ले ना ले,
बट कोरोना रेमेडीज को भूलेंगे नहीं, ऐसा नाम हो गया, इसका मुझे आज आनंद होता है। नहीं, आई एम श्योर डाइनिंग टेबल पे डिस्कशन हो तो पापा का, भाई का, आपका, सबका, यार चीनियों को यही नाम मिला था क्या बीमारी का रखने के लिए। लेकिन ठीक है, और क्या, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ब्रांड्स पे ज्यादा चलता है, कंपनी का नाम से थोड़ा ना चलता है। खैर, अच्छा, पूरी तरह से एक इंटायरली ओएफएस है ये जो 655 करोड़ रुपए जुटाने की मैंने बात करी, उसमें प्रमोटर्स का वो ग्राफिक्स रखेगा 227 करोड़ रुपीस और इन्वेस्टर पी प्लेयर का 428 करोड़ रुपए का ये ट्रांच ये लोग बेच रहे होंगे। प्रमोटर की होल्डिंग खड़ी है इस समय 72.5% पे। अगर ये आईपीओ सक्सेसफुल रहा तो रिड्यूस होकर 60% पे आ जाएगी। अच्छा, कंपनी में कोई पैसा नहीं आ रहा और मैं देख रहा था कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एकदम थ्रेशोल्ड पे खड़ा हुआ है आपके। 8 आवर्स की डबल शिफ्ट के हिसाब से गुजरात प्लांट में टैबलेट्स और कैप्सूल्स 92% यूटिलाइजेशन लेवल पे। सोलान प्लांट हिमाचल प्रदेश में टैबलेट्स का 113% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इस समय चल रहा है। केपेक्स का प्लान, एक कोई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी हो रही थी, कमीशन होने की तैयारी हो रही थी, क्या अपडेट्स हैं सर? सर, हम लोगों ने, जो आपकी बात बिल्कुल सही है, हमारा अहमदाबाद में जो प्लांट है उसके अंदर हमने ऑलरेडी एक्सपांशन कर दिया है। वो लाइन, बड़ी लाइन स्टार्ट हो जाएगी जिससे 40% कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जो शायद 1-2 महीने के अंदर ही, मतलब 1 क्वार्टर के अंदर वो लाइन चालू हो जाएगी। वो कैपेक्स ओपेक्स पे कन्वर्ट हो जाएगा और उससे हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी 40% के आसपास का बढ़ जाएगा। हिमाचल प्रदेश, आपकी बात सही है कि वो प्लांट हमारा 100% कैपेसिटी पे आज भी चल रहा है। और अहमदाबाद में हमने दूसरा एक प्लांट फीमेल हार्मोन के लिए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हमने डाला है। फीमेल हार्मोन का फॉर्मुलेशन प्रोजेक्ट डाला हुआ है, जो सर करीबन मुझे लगता है कि Q2 और Q3 ऑफ FY27 में स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां से हमको फीमेल हार्मोन की प्रोडक्ट्स वहां से भी स्टार्ट हो जाए। और हाँ। ओवरऑल सर अगर देखें तो कंपनी का ओसीएफ इबिट्टा इज मोर देन 70%। कंपनी के पास कोई डेट नहीं है, कंपनी पॉजिटिव कैश बैलेंस धराती है। इसीलिए जब कंपनी पॉजिटिव कैश बैलेंस धराती है और ओसीएफ इबिट्टा इतना अच्छा है और कितने सालों से इतना अच्छा है, तो हमने इसीलिए सर, हम प्राइमरी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पूरा आईपीओ राउंड इज 10.09% ओएफएस। प्रमोटर 3.5% बीतने के बाद 69% की होल्डिंग पे रहेंगे और क्रिस कैपिटल अपना 6.59% बेचेगा, तो वो 20.9% की स्टेक पे उनका स्टेक रहेगा। ओके, तो एक प्लांट कमीशन हो जाएगा सब्सिक्वेंट क्वार्टर में और आने वाले समय में फिर वो फीमेल हार्मोन का प्लांट भी, ग्रीनफील्ड केपेक्स भी ऑन स्ट्रीम आ रहा होगा, कमीशन हो रहा होगा। और हाँ, बिल्कुल सही है, बोरोइंग मिनिस्क्यूल्स ही हैं, नेट डेट जीरो ही होगा, बल्कि नेगेटिव है। तो ये सब फंडिंग इंटरनल अक्रूवल से हो रही होगी, उसके लिए आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पैसे की, ऐसा है ना? हाँ जी सर, एकदम बिल्कुल बात सही है सर। आपने देखा होगा हाँ। 2021 में जब क्रिस कैपिटल प्राइवेट इक्विटी आया क्रिएडोर से, तब भी पूरा सेकेंडरी था और आज भी पूरा सेकेंडरी है। कंपनी ने 10 साल से इंटरनल एक्रूवल उतना जनरेट करा है कि जिससे कंपनी का ग्रोथ, कंपनी का कैपेक्स, एसेट मैनेजमेंट, इक्विजिशन, वो सारी फैसिलिटीज हो रही है। ग्रेट। अच्छा, रेवेन्यू मोमेंट, अब ये तो तस्वीर बदल जाएगी जब एक प्लान्स कमीशन हो रहे होंगे। आउटलुक पे मैं चर्चा कर नहीं सकता हूं आपसे, आप भी बंधे हुए हो, लेकिन रेवेन्यू मोमेंटम ऑफ लेट बढ़िया रहा है। 3 साल का आरएचपी पे था, उसके पीछे की कहानी भी बढ़िया ही दिखती है। और वो लार्जली इसीलिए हुआ, जैसे आपने अपफ्रंट मेंशन करा था, किसी जीएसके से, किसी सनोफी से, सबसे आपने कुछ प्रोमिनेंट ब्रांड्स एक्वायर करे और वो शायद जीन्स में है आपकी, वो एबिलिटी है कि आप उन ब्रांड्स को स्केल अप कर लो। वो देख रहा था आरएचपी जब पढ़ रहा था, कहाँ से कहाँ वो नंबर्स पे आते हुए रैंकिंग आती हुई इन ड्रग्स की। तो ये जीन में ऐसे ही है कि हम प्रोमिनेंट कंपनी से उनके मार्की ब्रांड जो डोमेस्टिक मार्केट में फिट बैठते हैं उनको एक्वायर करते चलेंगे, रणनीति ऐसी रहेगी क्या? सर, बिल्कुल बात आपकी सही है। अगर आप देखो तो आज हम इंडिया की नंबर 1 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। दूसरी तरीके से देखो तो हम नंबर 1 कंपनी है जिसका हाईएस्ट रैंक जंप हुआ। हम लोग 37 रैंक से 29th रैंक कंपनी बने आउट ऑफ 1200, 1300, 1400 कंपनियां इन इंडिया। हमने सर 2 चीज करी, हमने ऑर्गेनिक ग्रोथ भी बहुत अच्छा करा और इनऑर्गेनिक जहां जहां भी हमको अपॉर्चुनिटी मिली, कोई भी मल्टीनेशनल की या बड़ी कंपनी की ब्रांड जो उनके लिए शायद उतनी प्रायोरिटी नहीं है और हमको लगता है कि हमारे पोर्टफोलियो में वो फिटमेंट में है, तो हमने लेने की कोशिश करी और आज तक का जो भी रुझान आया वो बहुत अच्छा आया। शायद एग्जीक्यूशन उसका सबसे बड़ा कारण है और मुझे लगता है कि फार्मास्यूटिकल बिजनेस में एग्जीक्यूशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, जो हमारी टीम ने, हम सब ने मिलकर करा है। के लिए उतना अच्छा स्ट्रैटेजिक फिट ना हो या वो बड़ा ना कर पा रहे हो तो आप खरीद लेते हो और आपको लगता है आपके लिए ज्यादा अच्छा पोर्टफोलियो फिट बैठ रहा है, उसे आप मल्टीप्लाई कर लेते हो। बढ़िया है, यानी प्ले आउट हुआ अब तक, वो आंकड़े दिखा भी रहे हैं।
अच्छा, आरएचपी इंडस्ट्री के बारे में कहती है जो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन इंडस्ट्री 8-9% कैगर से ग्रो करी है और आने वाले सालों में 2030 तक भी 8-9% के कैगर से ग्रो करती रहेगी। ये हम हिंदुस्तानी बीमार ज्यादा पड़ने वाले हैं या हमें फिर हेल्थ केयर की अवेयरनेस बढ़ रही होगी? सर, सबसे बड़ी बात तो अच्छी है कि 21 साल कोरोना रेमेडीज लिमिटेड को हुए, और मैं 21 साल से अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को देखूं तो ये इंडस्ट्री 8% से नीचे ग्रोथ नहीं हुई और 10-11% से ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई। मतलब एकदम स्टेडी रिलायबल इंडस्ट्री ग्रोथ हो रही है। और उसके आंकड़े इसीलिए कंटिन्यूअस बता रहे हैं कि एक तरफ प्रिवेंटिव मेडिसिन का मार्केट बहुत बढ़ रहा है, इंस्पाइट एक्सेसिबिलिटी ऑफ द मेडिसिन भी बढ़ रही है। अगर आप देखो, आज से 10 साल पहले हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा परसेंटेज था जिसको मेडिसिन की एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। अब वो एक्सेसिबिलिटी बढ़ी, एक्सेसिबिलिटी से भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ, इंश्योरेंस लोगों ने लेना चालू करा, अवेयरनेस बढ़ी, इससे भी एक्सेसिबिलिटी का मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को फायदा हुआ। तो एक बहुत ही ज्यादा स्टेबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो बहुत सालों से 8-10% की ग्रोथ पे ग्रोथ कर रही है, और आने वाले थोड़े साल तो दिखते ही है क्लियरली कि इंडस्ट्री इसी तरह से ग्रोथ करती रहेगी। अच्छा, आंकड़ों में काफी कुछ आपने आरएचपी में मेंशन करा था, उसी से 97% रेवेन्यूज डोमेस्टिक मार्केट से, और उसमें भी मेरे ख्याल से आंकड़ा था शायद वेस्ट इंडिया से 47% रेवेन्यूज आते हैं। ये क्या हम अहमदाबाद बेस्ड हैं, गुजरात सेंट्रिक हैं, हमारे एमआरस भी इसी रीजन में ज्यादा एक्टिव है, इसीलिए ऐसा है कि स्क्यूड हो गया वेस्ट इंडिया की तरफ रुझान, ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं सर, क्या हुआ कि 2004 6 दिसंबर को जब कंपनी की शुरुआत करी तो 5 लाख रुपए के कैपिटल से बिजनेस की शुरुआत करी थी। इंटरनल एक्रोल से हम ग्रो करते गए, और 2016 में सर प्राइवेट इक्विटी क्रिएडोर नाम के एक प्राइवेट इक्विटी ने कंपनी के अंदर 100 करोड़ रुपीस इन्फ्यूज करा। जहां तक 2004 से 2016 का समय की बात है, हम लोग सिर्फ वेस्ट जोन में हुआ करते थे, हमारे सारे डिविजन सारे एमआरस वेस्ट जोन में हुआ करते थे। 2016 में पैसा आने के बाद हमने हिंदुस्तान के अलग अलग जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन, नॉर्थ जोन, उसमें कोरोना को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे क्योंकि ज्योग्राफिकली एजिंग डाइवर्सिफाई हो रहे हैं हम ज्यादा लोग। है, वेस्ट जोन में एजिंग ज्यादा है, इसलिए वेस्ट जोन का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। बट धीरे धीरे अगर आप देखो तो सर अब 40% वेस्ट जोन है और 20% तो मोर धीरे धीरे वो कंसंट्रेशन रिड्यूस हो रहा है जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हो। ठीक बात, लॉजिकल भी है। अच्छा, 22-23% का एट्रिशन, ये मतलब हर साल 1/4 चर्न हो जाता है, ये इंडस्ट्री का आमतौर पे एवरेज ऐसे ही रहता है क्या? सर इंडस्ट्री से हमारा 50% है सर, इंडस्ट्री इससे ज्यादा है सर, हमारा 50% इंडस्ट्री से रिड्यूस है सर एट्रिशन। मतलब खूब अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती फार्मा में, इसलिए लोग हॉप करते रहते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा ही होगा सर, इंडस्ट्री में बहुत नई नई कंपनियां आ रही है, इंडस्ट्री में ग्रोथ एलिमेंट इतने अच्छे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस भी हमारी इंडस्ट्री का बहुत अच्छा हो रहा है, इंडिया बिजनेस भी बहुत अच्छा हो रहा है, कुल मिला बाकी के सब बहुत जगह ऐसा मैच्योर है। इंडस्ट्री है, नए नए प्लेयर्स आते हैं। मैं कह रहा हूँ मीडिया में ही ऐसा नहीं है, बाकी सब जगह बढ़िया, मतलब आप ऐसा कहना चाहते हो। अच्छा, एक जाते जाते आखिरी सवाल, रेवेन्यू मोमेंटम बढ़िया है, डिसेंट है, आप ब्रांड्स एक्वायर कर रहे हो, मार्जिन एक्सपैंड कर रहे हैं, वो अब ग्राफिक्स में आएगा। FY25 में 20.5% पे आके एबिटा मार्जिन खड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत इराटिक है, एक्सपेंशन मोड पे, कहां मार्जिन स्टेबलाइज हो रहे होंगे? एज एन एनालिस्ट क्या मान के चलूं मैं? सर हमारी इंडस्ट्री बहुत सिंपल है कि अगर आपका रेवेन्यू ग्रोथ होता है, रेवेन्यू ग्रोथ 3 हिसाब से होता है, वॉल्यूम ग्रोथ होता है, प्राइस ग्रोथ होता है, और न्यू इंट्रोडक्शन का ग्रोथ होता है। अगर रेवेन्यू ग्रोथ आपका रिजनेबल 15-16-17% के हिसाब से होता है, ऑलवेज रेवेन्यू ग्रोथ से एसजीएनए कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट घटता है, रिजल्टेड ईबिटा और पैट बढ़ता है। मोर और लेस अगर आप देखो तो इंडस्ट्री के अंदर, अब इंडिया फोकस इंडस्ट्रीज के अंदर ईबिटा मार्जिन 30% के आसपास कंपनियों के है, जो थोड़ी स्टेबिलाईज कंपनी है, बहुत सालों से काम कर रही है, वहां है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारा रेवेन्यू ग्रोथ जैसे ही बढ़ता रहेगा, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी बढ़ता रहेगा। ओके सर, बेस्ट विशेस इस ऑफरिंग के लिए। थैंक एक यू बार सक्सेसफुली लिस्ट हो जाए आप तो आगे फाइनेंशियल्स पे आपसे डिटेल में चर्चा करूंगा। थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, आपके माध्यम से सारे लोगों को भी थैंक यू, क्योंकि आज डे 2 के दोपहर तक आईपीओ 4 गुना के आसपास बढ़ गया है। अरे वाह, तो थैंक यू मुबारक सो हो। मच सर, आप सब लोगों दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर। ब्रेक